गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ लें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, आप उसको प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस फोरम के लिए पार्टनर देश कौन रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इन्फिनिटी फोरम। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम वर दी पार्टनर कंट्रीज फॉर दिस फोरम। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, इन्फिनिटी फोरम लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि फिनटेक से संबंधित है, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। फिनटेक का मतलब क्या होता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सहारा लेते हैं, उसको बोलते हैं फिनटेक। तो उसी से संबंधित कोलैबोरेट किया गया है यहाँ पर इन्फिनिटी फोरम में। बाकी आपको जानना चाहिए किसके द्वारा होस्ट किया गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, और इसमें गिफ्ट सिटी भी मिली हुई है और ब्लूमबर्ग ने भी इसमें साथ दिया है। इसमें पार्टनर कंट्रीज़ कौन कौन है? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये फर्स्ट एडिशन है इस फोरम का, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए थीम रहेगा बियॉन्ड। तो इस थीम पर आधारित इसमें एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। भारत की किस राज्य सरकार ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को वापस ले लिया है? उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टुक बैक द चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने देवस्थानम बोर्ड एक्ट को विड्रॉ कर लिया, यानी कि इसको वापस ले लिया है। तो ये किसने रिकमेंड किया? एक कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी मनोहर कांत धामी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि इस एक्ट को जो है आप वापस ले लीजिए। देखिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट था। जो अभी यहाँ कर धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे पहले दूसरे थे, फिर उनसे पहले भी जो थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। 2019 में ये एक्ट पास हुआ, ये एक्ट बना था। तो इसमें क्या था? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा 49 टेम्पल्स, इन सभी के जो अधिकार है, ठीक है, वो सरकार के पास आ गए थे। अब तक ऐसा नहीं था। अब तक इनको जो है इन्हीं के जो बोर्ड होते हैं वो मैनेज करते थे। तो अब सरकार इनका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने हाथ में लेना चाहती थी इस एक्ट के थ्रू। तो इसीलिए जो पुजारी वगैरह थे वो काफ़ी निराश हो गए थे और इसी वजह से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, माना जाता है कि इन्हें भी अपनी जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा था, इनको हटाया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए, इस एक्ट को लाने से पहले श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ एक्ट 1939 के तहत इनको मैनेज किया जाता था, जो भी ये सभी मंदिर हैं। तो फिर से अब इसी के तहत मैनेज किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस ले लिया है। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, रिटायर्ड हैं, और चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल दो हैं यहाँ पर, देहरादून विंटर है, गैरसैंण समर है। बाकी आपको जानना चाहिए, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेरी ये रानीखेत में डेवलप हुआ है, यानी कि उत्तराखंड में। ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़ा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आए थे तीरथ सिंह रावत, मुझको नाम नहीं याद आ रहा था इसलिए मैं स्किप कर गया। तीरथ सिंह रावत, फिर उसके बाद अब आए हैं ये पुष्कर सिंह धामी। कैपरी ग्लोबल कैपिटल के साथ किस बैंक ने को लैंडिंग यानी कि सह उधारी साझेदारी में प्रवेश किया है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग पार्टनरशिप विद कैपरी ग्लोबल कैपिटल। तो देखिए, जो कैपरी ग्लोबल कैपिटल एक एनबीएफसी है, तो ये और एसबीआई दोनों मिलकर एमएसएमई सेक्टर को जो है लैंडिंग की सुविधा देंगे, यानी कि उनको लोन वगैरह जिसको भी चाहिए होगा, जो एमएसएमई सेक्टर से संबंधित बिजनेस हैं, उनको प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, इसी तरह का हमने हाल ही में पढ़ा था कि कैपरी ग्लोबल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी इसी तरह का को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। तो दोनों ही बैंक के साथ किया है, ये आप याद रखिएगा। और एसबीआई के बारे में हमने हाल ही में पढ़ा था कि एसबीआई ने अडानी कैपिटल के साथ भी को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये दोनों भी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ चुके हैं, आपके रिविजन पर्पज़ के लिए हम इस तरह से बताते रहते हैं।
किस बैंक ने महिला मित्र प्लस बचत योजना की शुरुआत की? यस बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड महिला मित्र प्लस सेविंग्स स्कीम। तो महिलाओं के लिए ये एक सेविंग बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, महिला मित्र प्लस। किसने? फेडरल बैंक ने। बाकी आप जानते हैं फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है और टैगलाइन है परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक से जुड़े अगर हम हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें तो फेडरल बैंक ने रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। फेडरल बैंक ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए एक एमओयू साइन किया था। साथ ही फेडरल बैंक ने वन कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एग्रीवाइस फिनसर्व लिमिटेड ने कृषि ऋण वितरण के लिए किस बैंक के साथ सह ऋण समझौता किया है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एग्रीवाइस फिनसर्व लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग एग्रीमेंट विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्री लोन डिस्पर्सल। फिर से वही को-लेंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, एनबीएफसी है और इधर ये बैंक है, तो एग्रीकल्चर लोन के लिए किया गया है। बाकी आप जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ मातम वेंकटा राव है, एमवी राव लिखा रहेगा। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। सेंट्रल बैंक से संबंधित हमने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ा था वो ये था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आईआईएफएल होम फाइनेंस के साथ मिलकर एक को-लेंडिंग पार्टनरशिप की है। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने संदीप घोष को भारत और दक्षिण एशिया का प्रमुख नियुक्त किया? वीज़ा, पेयू, फीसर्व या फिर पेपल? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो डिजिटल पेमेंट्स कंपनी वीज़ा हैज़ अपॉइंटेड संदीप घोष एज इट्स इंडिया एंड साउथ एशिया हेड। देखिए आप सभी जानते हैं वीज़ा तो आप सभी जानते हैं, तो इसने इंडिया और साउथ एशिया में अपने नए हेड बनाए हैं। अब तक जो है टीआर रामचंद्रन इस पोजीशन पर थे, लेकिन अब इंडिया और साउथ एशिया में जो इनका बिजनेस है उसको कौन देखेंगे? संदीप घोष देखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि हमने हाल ही में वीज़ा से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ा था कि वीज़ा ने इंडिया का फर्स्ट कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस को लॉन्च किया है। ये भी एमसीक्यू में हमने किया हुआ है। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने मेट्रो, बस, रेल और पार्किंग भुगतान के लिए ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? तो पेमेंट बैंक आपके सामने है, जियो, फिनो, एनएसडीएल या फिर पेटीएम? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रांजिट कार्ड फॉर मेट्रो, बस, रेल एंड पार्किंग पेमेंट्स। तो पेटीएम ट्रांजिट कार्ड इसका नाम है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तो इसको आप भुगतान के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो, रेलवेज और स्टेट बसेज जो होती हैं, टोल, पार्किंग चार्जेस, यहाँ तक कि एटीएम से आप पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। टैगलाइन सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया ये है। एमडी एंड सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं, पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है, और चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा। हाल ही में हमने पढ़ा था कि पेमेंट ने कार्ड टोकनाइजेशन इसको लॉन्च किया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। भारत ने नवंबर 2021 में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितने प्रतिशत स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है? 10%, 20%, 22% या फिर 40%? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडिया हैज़ अचीव्ड टारगेट ऑफ 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इन नवंबर 2021। देखिए COP21 जब हुआ था तो उसमें नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDC, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। तो इसमें भारत ने जो है एक कमिटमेंट किया था। भारत ने कहा था कि 2030 से जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, इनसे हम जनरेट करेंगे। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत जो है नवंबर 2021 में ही इसको प्राप्त कर चुका है। अच्छा, यहाँ पर आप इटसेल्फ देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये शब्द रहता है आपके लिए। द कंट्री हैज़ अचीव्ड दिस टारगेट इन नवंबर 2021 इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है ही। कभी कभी आप सोचते होंगे जब ट्रांसलेट करते हो कि ही का मतलब मैं कैसे लगाऊं, ठीक है, आई बात समझ में? तो ही को आप रिप्रेजेंट करेंगे इटसेल्फ से। भारत ने नवंबर 2021 में ही, तो ये मतलब होता है इटसेल्फ का। आप खुद से भी इसको सर्च कीजिएगा गूगल पर और खुद से सेंटेंस देखिएगा, काफ़ी अच्छा शब्द है। आप अगर डेली बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो कई बार आप यूज़ करते हैं कि मैंने ही, उसने ही, ठीक है, तो इटसेल्फ काफ़ी सही शब्द है, ही इसका मतलब होता है यहाँ पर। साथ ही आपको जानना चाहिए अब जो भारत की
इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 150.05 गीगावाट की है, जबकि जो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो 6.78 गीगावाट की है, यानी कि टोटल हो गया 156.83 गीगावाट। साथ ही आपको ये जानना चाहिए भारत ने अब टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है जनरेट करेंगे, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगी। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हैज रिसेंटली बैंड पोस्टिंग ऑफ इमेजेस एंड वीडियोज ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट देयर कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति। ठीक है, तो देखिए ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, इन्होंने अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सेफ्टी पॉलिसी को भी थोड़ा अपडेट कर दिया है। अब कोई भी किसी व्यक्ति की बिना इजाज़त के उसकी फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो ट्विटर के जो सीटीओ थे पराग अग्रवाल, अब वे नए सीईओ हैं। जैक डोर्से को इन्होंने रिप्लेस या सक्सीड किया है। भारत का फिस्कल ईयर 22 के लिए उसका राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट सकल घरेलू उत्पाद का कितना होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया एक्सपेक्ट्स इट्स फिस्कल डिफिसिट एट 6.8% ऑफ जीडीपी फॉर इस फिस्कल ईयर 22। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेडिक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, खास करके बैंक एग्जाम के लिए जानेंगे इसके बारे में। देखिए जो जीडीपी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है ना वो जीडीपी की 6.8% रह सकती है फिस्कल ईयर 22 में, यानी कि 2021-22 में। ठीक है, और अगर रुपये में बात करें तो 15.06 लाख करोड़ रुपए तक की रह सकती है। बाकी आपको जानना चाहिए 2021 अक्टूबर 2021 की समाप्ति तक 5.47 लाख करोड़ की जो है ये फिस्कल डिफिसिट रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटा दिया है और निम्नलिखित में से किसे इस कंपनी का प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया? CS शेट्टी, अश्वनी भाटिया, नागेश्वर राव वाई या फिर गणेश नटराजन? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। RBI सुपरसीडेड द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल एंड अपॉइंटेड नागेश्वर राव वाई एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी। देखिए जो रिलायंस कैपिटल है ना, ये अनिल अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस ग्रुप जो पूरा इनका जो पूरा एम्पायर है, तो इसी की जो है ये कंपनी है रिलायंस कैपिटल। तो काफ़ी सारा लोन हो गया था और दे भी नहीं पा रहे थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसका बोर्ड है, ठीक है, उसको अपने हाथों में ले लिया, इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। और किसको अपॉइंट किया है? एडमिनिस्ट्रेटर अब इसको अपॉइंट किया है नागेश्वर राव वाई को। ये कौन है? ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। साथ ही आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी इसके खिलाफ शुरू कर दिया है, रिलायंस कैपिटल के खिलाफ। कहाँ पर? मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दो टर्म होती हैं, आप जानते हैं, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या अंतर होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए जब कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, जब वो अपना डेट, अपना जो उसने लोन लिया है, उधार जो लिया है वो वापस नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। किसको? उस सिचुएशन को या फिर उस स्टेट को, जब हम कह रहे हैं कि ये अपना नहीं दे सकता। बैंकरप्सी क्या होता है? अब इसी कंडीशन को आप लीगल तरीके से जो है फाइल कर दीजिए कोर्ट में या फिर जो ट्रिब्यूनल होती है वहाँ पर, उसको बोलते हैं फिर बैंकरप्सी। ठीक है, वो क्या हो गया? प्रोसेस। बैंकरप्सी क्या हो गया? प्रोसेस। और इंसॉल्वेंसी क्या हो गया? एक स्टेट या फिर सिचुएशन। ठीक है, मतलब दोनों का एक जैसा ही हो गया। अब ये इंसॉल्वेंसी है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो है अपना जो इसका डेट है वो वापस नहीं कर सकता। ठीक है, और बैंकरप्सी क्या हो गया? जब ये अपना लीगल प्रोसेस करके उस चीज़ को सिद्ध कर दें, उस चीज़ में आगे फिर कार्रवाई करें। आपको बता दें आरबीआई ने हाल ही में जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और भी और भी कंपनीज के खिलाफ शुरू की हैं, जैसे कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ भी की थी, और SREI इंफ्रा फाइनेंस एंड SREI इक्विपमेंट फाइनेंस इसके अगेंस्ट भी की थी। आगे बढ़ेंगे। भारत और निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? रशिया, मालदीव्स, बांग्लादेश या फिर यूरोपियन यूनियन? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव एग्रीड टू स्टेप अप देयर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। तो देखिए क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन एग्रीड हो चुके हैं। साथ ही 2016 में जो इंडिया EU
क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप इन्होंने जो साइन की थी उसको भी 2023 तक एक्सटेंड करने के लिए राजी हो गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने डिजिटल लेन देन हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट 5,554 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स लॉक्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5,554 करोड़ के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अच्छा, डिजिटल जो रूरल एरियाज में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। तो वहाँ पर मेरे को एक ये भी दिखा, PMG दिशा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो एस का मतलब पूछ सकते हैं आपको क्या है, तो साक्षरता होगा यहाँ पर, ये आप याद रखेंगे, PMG दिशा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ऑन 19 December 2019 द UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 4 December एज द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। तो 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अच्छा, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे पढ़ चुके हैं। 2 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी पढ़ चुके हैं। 3 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्षय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC हैज साइंड MOU विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए इन दोनों ने MOU साइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ONGC है इसके CMD सुभाष कुमार है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो SECI है यानी कि यही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके MD हैं सुमन शर्मा। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए जो ये SECI है ना, ये इकलौती सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि इकलौती ऐसी PSU है भारत में जो सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए कार्य करती है। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ये है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के निर्धारण के मापदंडों पर फिर से विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? उर्जित पटेल, VK मल्होत्रा, संजय सनियाल या फिर अजय भूषण पांडे। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो अजय भूषण पांडे विल चेयर द पैनल फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। देखिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी यहाँ पर बनाई है, और इस कमेटी को जो हेड करेंगे ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे करने वाले हैं। इनके अलावा यहाँ पर VK मल्होत्रा भी हैं इस कमेटी में और संजय सनियाल भी हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द CEO ऑफ प्रसार भारती? आंसर इज शशि शेखर वेम्पति। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। सो गवर्नर इज बिश्वभूषण हरिचंदन एंड चीफ मिनिस्टर इज YS जगनमोहन रेड्डी। Name the first Indian city to start ropeway service as a mode of public transport. Answer is Varanasi. Ministry of Tribal Affairs has sanctioned Tribal Freedom Fighters Museum in how many states? Answer is 10. Name the airport which has been adjudged the best airport in India and Central Asia this year by Skytrax. Answer is Indira Gandhi International Airport या फिर दिल्ली एयरपोर्ट। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। व्हेन वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड? काफ़ी चहेता क्वेश्चन है ये, जो आप एग्ज़ाम देखते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम हो ये पूछा ही जाता है। तो दिसंबर के ही महीने में हुई थी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। द न्यू CEO ऑफ ट्विटर पराग अग्रवाल इज एन एलुमनस ऑफ विच IIT? किस IIT से पढ़े हैं? विच कंपनी विल एक्वायर कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट कंपनी हैप्पी? एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडिया GDP ग्रू बाय व्हाट % इन द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर? ये हमने MCQ फॉर्मेट में पढ़ा था, इसका आंसर भी आपको करना है। ये GDP वाले क्वेश्चन देखिए थोड़े अजीब से तो होते हैं, पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके बैंक एग्जाम में। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।